हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और नए वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 1/4/2024 के सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए थे उसका मैं यहाँ पर पूरे तरीके से एनालिसिस करने वाला हूँ और इसे बताने वाला हूँ कि कौन सा इसका सटीक आंसर होगा। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर जो प्रथम क्वेश्चन यहाँ पर मेरा आ जाता है उसमें जो यहाँ पर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है आपको कि उज्ज्वल जो शब्द यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसमें कौन सी संधि हुई है। तो आप लोग जहाँ इसमें उज्ज्वल का संधि विच्छेद आप लोग किए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि उत जोर ज्वाला होता है, यानी कि ये व्यंजन संधि में आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से इसका व्यंजन संधि ले लेंगे। अगला प्रश्न पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो आता है उसमें पूछा जाता है एक दंत का समास विग्रह करे। तो एक दंत का मतलब होता है एक है दांत जिसके, यानी कि गणेश जी को कहा जाता है। एक दंत किसको कहा जाता है, गणेश जी को कहा जाता है। इसीलिए हमारा एक दंत है ना, जो कहा जाएगा वो गणेश जी को कहा जाएगा, एक है दांत जिसके। अब हम लोग अगला प्रश्न पे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न जो लिखा गया है वो पूछा गया है कि आत्मविश्वास में समास है, मतलब आत्मविश्वास जो शब्द आपको दिखाई दे रही है इसमें कौन सा समास होगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो आत्म है मतलब आत्मा में विश्वास जो होता है उसी को आत्मविश्वास बोलते हैं। तो जो में शब्द आया कल वाले प्रश्न में हम आपको बताए थे जो तत्पुरुष समास होता है इसमें कारक चिन्ह चलता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक बड़ा सा गद्यांश दिया हुआ है और आप इसको अगर पढ़ने बैठिएगा तो फिर आपको इसमें क्या होगा कि आपको इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आ जाता हूँ, सबसे पहले प्रश्न पे आ जाता हूँ। ठीक है, कि सबसे पहले जो प्रश्न लिखा गया है कि सुख दुख जो है कौन सा समास है। तो जो बीच में योजक चिन्ह होता है उसके लिए कौन सा समास होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें कौन सा समास होगा, देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है द्विगु समास और एक होता है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होता है, ठीक है। और द्विगु समास जो होता है वो आपका जो संख्यावाचक शब्द में आता है, इसीलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा इसमें, जो इसके लिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो हमारा प्रश्न नंबर 5 आता है वो पूछता है कि दौड़ कर जाओ और बाजार से कुछ ले आओ, है ना। इस वाक्य में जो कुछ है वो क्या है, आपको यही पूछा गया है। तो ये सर्वनाम से क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोग को पता होगा कि जो है ना, सो, कुछ, कोई, ये सब आपको सर्वनाम में आता है। तो जब कुछ की बात करते हैं जो निश्चित नहीं होता है तो वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है, इसीलिए हमारा सी आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे और हमारा 6 नंबर प्रश्न आता है। इसमें पूछा जाता है जो प्रोसिक्यूट के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा। तो इसका जो सही पारिभाषिक शब्द हो जाएगा वो अभियोग चलाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभियोग चलाना। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, तो यहाँ पर उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर आपको बताना है, मतलब उसमें उपसर्ग भी होना चाहिए और उस शब्द का एक रूप भी होना चाहिए। तो सबसे प्रश्न जो इसका जो पहला नंबर देखिएगा उसमें अध जोर आधार, मतलब जोर नहीं है वो यहाँ पर डबल विसर्ग दिया गया है, तो आधार का रूप पूछा गया है। तो आधार में अध जो दिया गया है वो गलत है। अगर आप बी देखेंगे तो अपमान में, अप में और मान में, देखिए अप में जो उपसर्ग है वो अप उपसर्ग है, इसीलिए उपसर्ग हमारा बी नंबर सही दर्शा रहा है, तो इसीलिए हम इसका बी आंसर ले लेंगे। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर पूछा गया है कि भोजनालय किस संधि का उदाहरण है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भोजनालय में दीर्घ संधि है, क्योंकि भोजन जोड़ आलय और जब अ और आ जुड़ता है तो आ बनता है, इसीलिए हमारा ये दीर्घ संधि हो जाएगा। तो हमारा ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर पूछा जाता है 9 नंबर प्रश्न की घर बसाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि घर बसाना मुहावरे का सही अर्थ इसमें जो होगा वो विवाह करना होगा। अगर कोई विवाह करता है तो वो घर बसाता है, ठीक है ना। अगर वो विवाह करता है तो क्या करता है, वो घर बसा देता है, यानी कि जिसका घर बस जाता है वो विवाह करता है, ठीक है।
इसीलिए विवाह करना यहाँ पर सही हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। इसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए, इसमें सारे शुद्ध होंगे और एक अशुद्ध होंगे। कल वाले प्रश्न में मैंने भी बताया था कि एक अशुद्ध वाक्य उसमें भी दिया गया था, और आज वाले भी जो क्वेश्चन है उसमें भी एक प्रश्न दिया गया है कि इसमें से अशुद्ध आपको बताना है कि कौन सा अशुद्ध शब्द है, सॉरी वाक्य है। तो यहाँ पर देखिए कि अब पुस्तकों के बिना कैसे पढ़ोगे, ये तो सही है ना। आगे एक गहरी झील मिलेगी, ये भी आपका सही है। वह पक्का ईश्वर का पुजारी है, यहाँ पर गलती कर दिया है। देखिए, यहाँ पर वह पक्का ईश्वर का पुजारी नहीं है, वह ईश्वर का पक्का पुजारी, ये सही होता, लेकिन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसीलिए हम इसका सी आंसर ले लेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न आता है 11 नंबर, उसको आप लोग देखिएगा। इसमें क्या लिखा गया है कि उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है। जो लाल कलर से जो पूरा अंडरलाइन किया गया शब्द है, उसी को आपको पूछा गया है कि कौन सा पदबंध होता है। तो आप लोग देखिएगा, जो अत्यंत आज्ञाकारी होगा ये विशेषता को दर्शा रहा है। उसका कुत्ता जो है ना, वो काफ़ी आज्ञा मतलब अत्यंत आज्ञाकारी है, मतलब कोई भी चीज़ कहिएगा तो वो कर देगा। तो उसके अंदर के क्या है, वो विशेषता है, वो विशेषण को बता रहा है। इसीलिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। हम लोग अब आगे की ओर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 12 नंबर जो प्रश्न आता है वो पूछा जाता है कि वो पैदल नहीं चल सकता, वाक्य में कौन सा वाच्य है। देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि वो पैदल नहीं चल सकता, इसका मतलब ये है कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि वे पैदल नहीं चल सकते हैं, या वह पैदल नहीं चल सकता है ना। इसका अर्थ जो आएगा, इसमें कर्ता भी कार्य कर रहा है। चलना एक क्रिया है, और जो चलने का जो कार्य करेगा वो कोई ना कोई कर्ता ही होगा, इसीलिए इसमें हम कर्तरीवाच्य रखेंगे। ठीक है। इसमें जो भाववाच्य जो है ये गलत क्यों है, तो मैं बता रहा हूँ, ये भाव की नहीं दर्शा रहा है। भाव का मतलब ये होता है कि जो अंदर की जो भावना होता है, जो दुख होता है, जो पीड़ा होता है, वैसे चीज़ों को नहीं बता रहा है। अगर यहाँ पर जो वाक्य रहता कि है ना, उससे चला नहीं जाता, है ना, उससे चला नहीं जा सकता, है ना, उससे चला नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, तो वो अंदर के एक भाव दर्शा रहा है कि उससे चला नहीं जाता है, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए वो भाववाच्य होता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, वह पैदल नहीं चल सकता, मतलब चलने का बात इसमें किसको लिए दर्शा रहा है, वह के लिए, इसीलिए इसमें कर्ता जो हो गया वह हो गया, और क्रिया हो गया चलना, इसीलिए हम कर्तरीवाच्य लेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, इस वाक्य में कैसा वाक्य है ये, है ना, इसके विषय में पूछा जाता है। इसके लिए मैं कल वाले भी प्रश्न में जो कराया था उसमें भी मैं बताया था कि इसमें जो होता है संकेतवाचक क्या होता है ना, विधानवाचक क्या होता है, विस्मयादिवाचक क्या होता है, इच्छावाचक क्या होता है। तो आपको पिछला वाला जो इच्छावाचक में बताया था कि जब हम किसी ईश्वर से किसी चीज़ को कामना करते हैं किसी के लिए, है ना, कि भगवान आपकी लंबी उम्र दे, है ना, भगवान आपका जो है कि यात्रा सफल करे, इस तरीके से जो हम बोलते हैं वो हमारा इच्छावाचक में आता है। तो इसीलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा, इच्छावाचक हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न आता है कि शब्द और अर्थ के बीच संबंध को आपको बताना है। तो शब्द और अर्थ के बीच जो संबंध होता है वो आप लोग याद रखिएगा, ये बोधक बोध्य होता है। कौन सा होता है, बोधक बोध्य होता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। इसमें पूछा जाता है कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। प्रस्तुत कविता में शब्द शक्ति आपको बताना है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगा। ठीक है। वैसे देखिएगा, जो भी आपका प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा ना, तो आप सबसे पहले व्यंजना ही मारिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उदाहरण पूछा जाता है वो व्यंजना से पूछा जाता है। लेकिन आप लोग इसको पढ़ के देखिएगा, तो इसमें अबला जीवन है पूछिएगा ना, जो ये सब लोगों के द्वारा ये चर्चित शब्द है, इसीलिए हम इसको व्यंजना शब्द शक्ति बोलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। इसमें पूछा जाता है कि जहाँ बिना कारण के कार्य होने की कल्पना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जब बिना कारण के जो भी कार्य होता है तो उसमें विभावना अलंकार होता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। इसमें पूछा जाता है कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है। तो ये आप लोग आंख मूंद के मारिएगा, विप्सा अलंकार, क्योंकि विप्सा अलंकार का ही दूसरा रूप क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां नंबर प्रश्न आता है कि उपमान और उपमेय में जो अभेद आरोपण किया जाता है
उसको हम लोग रूपक अलंकार बोलते हैं। जो उपमान में उपमेय की जो अभेद आरोपण किया जाएगा उसको हम लोग रूपक अलंकार बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इसमें पूछा जाता है कि माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इव पंडित में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ भ्रमी भ्रमी में देखिएगा तो इसके बीच में जो शब्द जो योजक चिन्ह आएगा, चाहे इसका जो अर्थ जो होगा माया दीपक मतलब माया को दीपक माना गया है और नर को पतंग मान लिया गया है, मतलब पुरुष को यहाँ पर पतंग मान लिया गया है। ठीक है, तो जब मान लेने की बात किया जाता है किसी को तो उसमें हमारा रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होगा इसमें? रूपक अलंकार होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है और यहाँ पर लिखा गया है जो 20वां नंबर प्रश्न है वो पूछा गया है कि सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल बाहर लसत मनु पिए, है ना, दवानल की ज्वाल, है ना। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए इसका अगर आप अर्थ निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा कि कल वाले प्रश्न में मैं कराया था तो उसमें बताया था कि जब मनु, है ना, जनु, मानहु, जनहु ऐसे जब शब्द का जब प्रयोग किया जाएगा वाक्य में तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जो हमारा 21वां नंबर प्रश्न आता है उसमें पूछा गया है कि प्रिय मेरी अबहार विजय का, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऐसे वाले प्रश्न भी मैं कल बताया था कि जब हम बात करते हैं, जब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव की जब बात करेंगे तो उसमें हमेशा विरोधाभास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। अब हम लोग आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, है ना, से संबंध नियोजित पद रचना होती है वह क्या कहलाती है? तो आप लोग याद रखना है कि वो छंद होता है। छंद में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, यति, गति, मात्रा, वर्ण ये सब आपके छंद में आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 23 नंबर प्रश्न है वो पूछा गया है कि द्रुत, विलंबित और सवैया किस प्रकार का छंद है? तो ये आप लोग याद रखिएगा कि वर्णिक छंद है। ठीक है, ये आपका वर्णिक छंद में आता है। अब आगे की ओर हम बढ़ेंगे तो पूछा जाएगा आपका 24वां नंबर प्रश्न कि गौरी रीति का संबंध किस काव्य गुण से है? तो आप लोग याद रखिएगा कि गौरी रीति का जो है ओज गुण से है। कौन सा गुण से है? ओज गुण से है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा लास्ट नंबर प्रश्न आता है उसमें पूछा क्या गया है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि लता ओट सब सखिहन लखाए, श्यामल गौल गौर किशोर सुहाए। इस ऊपरी पंक्ति में किस रस का संचार हो रहा है? देखिए लता ओट सब सखिहन लखाए, रस की जब बात करेगा तो ये आप लोग इसको पहले पढ़िएगा कि क्या है। देखिए लता मतलब बेल होता है, मतलब जो झाड़ी झुरमुट जो होता है ना उसमें देखिएगा कि जिसको देहाती भाषा में लत्ती बोला जाता है ना। ओट मतलब होता है आर, मतलब उसको छुप कर, है ना, सब सखिहन लखाए मतलब सभी सखी देख रही थी, है ना। श्यामल गौर, श्यामल मतलब होता है काला, मतलब यहाँ पर राम जी को कहा गया, और गौर मतलब गोरा यानी कि कृष्ण जी, सॉरी लक्ष्मण जी को कहा गया। किशोर मतलब जो बालक होते हैं उसको कहा जाता है। सुहाय मतलब अच्छा लगना, मतलब जो लता की ओर से जो सखिहन देख रही थी किनको? राम जी को और कृष्ण, सॉरी लक्ष्मण जी को, वो लड़के जो थे मतलब जो बालक थे वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, है ना, काफ़ी सुहा रहे थे। मतलब जो लड़के थे वो किशोर है, किशोर मतलब लड़का होता है, वो काफ़ी अच्छा लग रहे थे। तो जब किसी की सुंदरता को हम अच्छे ढंग से जब बताते हैं तो उसमें हमेशा, है ना, श्रृंगार रस होता है। याद रखिएगा कि इसमें कौन सा रस हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को आसानी से मिल जाए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।